कर चुके हैं, इट इज अ कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। अगर महंगाई। प्राइसेस हाँ महंगाई, अगर प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही हैं तो वो इन्फ्लेशन। मतलब एक चीज की प्राइस नहीं, जैसे एग्जाम्पल इसमें दी है कि मैकडोनल्ड बर्गर अगर महंगा हो गया है, सिर्फ तो बर्गर खाली महंगे होने से महंगाई नहीं होती। हाँ, जब तक बहुत सारी चीजें और महंगी हो जाए, ओवरऑल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाए चीजों की, गुड्स की, सर्विसेज की, तो फिर हम कहेंगे, और वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये नहीं कि एक चीज 5 रुपए की थी वो 6 की होगी और पिछले 6 महीने से 6 रुपए की है तो वो महंगाई नहीं है, उस टाइम रुक गई है वो। तो महंगाई ये है कि एक चीज 5 रुपए की थी और 5 महीने बाद वो 6 की हो गई है, फिर 2 महीने बाद वो 7 की हो गई है, 9 की हो गई है, कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मंथली इन्फ्लेशन रेट जैसे बात करें जी 12% है, इस वक्त 11% है, उसका मतलब ये है कि हमारी ओवरऑल प्राइसेस जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 111 की हो गई। इसको मेजर कैसे करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, हमने मेजर भी किया था इसको, जीडीपी डिफ्लेटर से मेजर किया था और सीपीआई से मेजर किया था। ठीक है, इसकी सीपीआई टू बिट बास्केट में फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन इसमें 4487 आइटम होती हैं। डब्ल्यूपीआई एक और इंडेक्स है जिसको होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसमें 463 आइटम्स हैं। एसपीआई जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें 53 आइटम्स होती हैं। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अगला हमारा जो है क्वेश्चन ये है कि इसकी कॉजेज क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसकी मेजर कॉजेज क्या है। वैसे तो इसकी बहुत सारी कॉजेज हैं, लेकिन इनकी जो जो मदर ऑफ कॉजेज हैं वो कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश जैसे आपको नाम से आइडिया हो रहा है सर इसको, आवाज आवाज नहीं आ रही? सर हेलो, बहुत ही, हाँ ये सर कम आ रही है लेकिन बहुत डिस्टर्ब है सर। कम आ रही है? नो सर, सर अच्छी नहीं आ रही, क्वालिटी नहीं है सर। क्वालिटी नहीं है, समझ आ रही है? आ तो रही है सर, लेकिन चलें सर, ठीक है, इसी तरह कोशिश करो करें। सर क्योंकि वही ये वो रूम एको क्योंकि एको रूम एम्प्टी है साउंड। ना तो एको आ रही है शायद इसकी, तो आज थोड़ा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा घर पे काम करवाया हुआ, कंस्ट्रक्शन तो सामान शिफ्ट किया हुआ है, तो रूम खाली है इसलिए। अच्छा, कॉस्ट पुश सर इन्फ्लेशन। आवाज कट कट की भी आ रही है सर, सिर्फ वो वो नहीं है, एक नहीं है सर, कट कट की भी आ रही है सर। वो शायद नेट का इशू तो नहीं क्या आपका कहीं? हाँ चलो मैं नो कोशिश सर, करता मेरा हूँ। तो हाँ नहीं। जी जी, बाकी लोगों को आवाज़ सही आ रही है? सर अब आ रही है। अच्छा, वो दो टाइप्स हैं रूमली इसकी, आ रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो जैसे कि आपको आइडिया हो रहा होगा कि कॉस्ट जब बढ़ जाती है चीज़ों की तो वो इन्फ्लेशन को, प्राइसेस को पुश करती है अपवर्ड। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये होता है कि जब डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की तो वो इन्फ्लेशन को या प्राइसेस को खींचती है अपवर्ड। सो दो मेजर चीज़ें हैं, जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाए तब इन्फ्लेशन आ जाएगा, या जब आपकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए तब इन्फ्लेशन। यार सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब आवाज क्लियर है? हेलो, ये सर अब आ रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होता है कि आपकी गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट कैसे बढ़ेगी कि जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो रॉ आप लोग, मटेरियल। जो चीजें जिस प्रोड्यूस करने के लिए, आपको पता 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल है। तो अगर इनमें से सपोज लैंड का रेंट वो अगर इंक्रीज हो गया, ठीक है, या अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट अगर वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, या अगर पेट्रोल अगर महंगा हो गया, ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया तब ठीक है, या अगर वेजेस इंक्रीज कर गई, ठीक है,
तो ये सारी चीजें आपकी कॉस्ट को बढ़ाएंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर है वो मजबूर हो जाएगा अपनी प्रोडक्शन को कम करने में। सो कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी दूसरे वर्ड में। सप्लाई फॉल करेगी, सप्लाई फॉल करेगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस राइज करेंगे। सर कॉस्ट तभी बढ़ेगी जब इसकी डिमांड बढ़ेगी सर, लाइक नहीं नहीं पेट्रोल नहीं, की हमने कहा प्राइसेस। कीपिंग डिमांड अनचेंज, कीपिंग डिमांड अनचेंज, हम डिमांड को नहीं छेड़ रहे, ठीक है, कीपिंग डिमांड अनचेंज। एक मिनट जरा होल्ड करना, फिर नजर में आती है। हाँ जी, मैं कह रहा था कि जब कॉस्ट आपकी ये सारे फैक्टर्स में जैसे कोई एक फैक्टर, ये सारे फैक्टर की अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर है उसको अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट को फेस नहीं कर पा रहा। सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ेगी, कीपिंग डिमांड अनचेंज, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है देयर, प्राइस क्यों बढ़ती है? यही तो मैंने बताया, प्राइस इसलिए बढ़ी है कि बिकॉज चीज उसकी प्रोडक्शन महंगी हो गई है, वो महंगी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जब महंगी चीज प्रोड्यूस की है तो वो उसको सप्लाई कम करनी पड़ रही है ना, डिमांड के मुकाबले में सप्लाई कम होती है, जब खरीदने वाले लोग ज्यादा है, बेचने वाले लोग कम है, तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि वो चीज जो महंगी हुई है, फर्स्ट करो एक चीज 100 रुपए की बनती थी अब 120 की बनती है, तो जो प्रोड्यूसर है 20 रुपए उसने क्या करना है, प्राइस में ऐड करेगा, ताकि वो प्राइस किसको पे करनी है, कंज्यूमर को पे करनी है, ठीक है। तो देयर यूज्ड टू बी 3 फैक्टर, हमें पता लैंड लेवल कैपिटल होते हैं, इनफैक्ट फैक्टर्स के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स बीच में ऐड होते हैं। सो जैसे हाउस रेंट बढ़ गया, बिजली महंगी हो गई, हेडमेड एक्सपेंसिव बढ़ गए, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, फ्यूल पेट्रोल महंगा हो गया, स्टील महंगा हो गया, तो सारी चीजें क्या करेंगी, कॉस्ट को बढ़ाएंगी। तो जो कॉस्ट बढ़ेगी अल्टीमेटली इसका इफेक्ट प्राइस के ऊपर पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर जो है वो उसको इफेक्ट को सर ये जो प्राइस में रॉ ऐड कर। मटेरियल है, रॉ मटेरियल है या जो बैक एंड पे जो चीज कॉस्ट को इंक्रीज करती है सर, हाँ उसकी हाँ, प्राइस क्यों बढ़ती है सर? लाइक आपने कहा उसी जैसे अभी आपके सामने रिसेंट है कि पेट्रोल की एग्जांपल है प्राइस इंक्रीज कर कोरोना रही है, वायरस पेट्रोल की की प्राइस एग्जांपल। इंक्रीज करने के पीछे भी तो। मेरी बात सुनो, अभी आपके सामने एग्जांपल है कोरोना वायरस की, इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइस कम क्यों होगी पेट्रोल की, पेट्रोल की बिकॉज उसकी प्राइस कंजप्शन, इंक्रीज हाँ, उसकी कंजप्शन कम हो गई, ठीक है। अब कोई ऐसे डिजास्टर हो गया ना, डिजास्टर जैसे फर्स्ट वर्क करो, वर्कर ने कहा कि हमारी सैलरीज बढ़ाओ, क्यों, बिकॉज महंगाई हो गई है, अब उनका गुजारा नहीं होता उनको, या उनकी फैमिली एक्सटेंड घट गई है, पहले वो सिंगल से अब मैरिड हो गया तो उनको ज्यादा पैसे सर चाहिए। समझ नहीं आ रही, आवाज तो बहुत खराब आ रही है। यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इससे आवाज। हेलो, हाँ ठीक है, कुछ बेहतर हो रही है। ये सर अभी थोड़ी बेहतर है। अच्छा चलो, तो वर्कर जो है वो उसने कहा कि मैंने ज्यादा वेजेस डिमांड में कर रहा हूँ, तो ज्यादा वेजेस देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। अब ज्यादा वेजेस देने का मतलब क्या है कि कॉस्ट बढ़ेगी। वर्कर ने ज्यादा वेजेस क्यों डिमांड की, बिकॉज वो समझता है कि जो उसकी जो पैसे उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा। या फर्ज करो पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल किस लिए महंगा हुआ, क्योंकि पेट्रोल कम निकलना शुरू हो गया, ठीक है, सप्लाई रुक गई, पेट्रोल के जो रिजर्वायर थे वो कम हो गए, जो पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाले लोग थे उन्होंने पेट्रोल की प्रोडक्शन कम कर दी, या जमीन जो है वो जितनी थी उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, जमीन कम रह गई उसका, तो रेंट बढ़ा दी। तो ये एक एक ये कह लो कि ये एक नेचुरल रूल है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी उसकी प्राइस बढ़ती है, जब उसकी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। तो हो सकता है पेट्रोल की डिमांड बढ़ चुकी हो उसकी सप्लाई के मुकाबले में, तो इसलिए वो प्राइस महंगा हो गया हो, लेबर शॉर्ट हो रही हो, लेबर की डिमांड बढ़ रही है, उसने कहा हमारी डिमांड बढ़ रही है, उन्होंने वेज बढ़ा दी। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से फैक्टर प्रोडक्शन की जो प्राइस है बढ़ सकती है। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई कर और एग्रीगेट डिमांड कर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे इस वक्त जो इक्विलिब्रियम है वो है सपोज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आपकी P1 है, P है, और आउटपुट इस वक्त Y है, ये इनिशियल
इक्विलिब्रियम है, प्राइस P है और आउटपुट आपकी Y है। अब हुआ ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि वर्कर्स ने ज़्यादा वेजेस डिमांड की, कहते हैं हमारी वेजेस बढ़ाओ, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई, लैंड महंगा हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, बैंकों ने बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ कि फर्म्स की कॉस्ट बढ़ी। जब कॉस्ट बढ़ी तो जब कॉस्ट बढ़ती है जाहिर है, अब देखो कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने मजबूरन वर्कर्स की वेजेस बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो जो बढ़ती हुई कॉस्ट को कैसे वो पूरा करेंगे, वो फिर मजबूरन फर्म्स को अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो जब प्रोडक्शन कम होगी तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये शिफ्ट कर जाएगा फ्रॉम AS टू AS1 और इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनेगा एट दिस पॉइंट। अब इसका इफेक्ट क्या नजर आ रहा है आपको कि प्राइस जो है वो ज्यादा हो गई है और आउटपुट जो है वो पहले से कम हो गई है। और आपको पता है जब आउटपुट कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर ज्यादा हो जाता तो इसका मतलब है यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, एक तरफ से प्राइसेस बढ़ रही है, दूसरी तरफ से आउटपुट भी बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है, पैसे भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इन दोनों चीजों को जो बढ़ने का हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, जब प्राइसेस भी बढ़ती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। अच्छा ये प्रोसेस इवन अगर यहाँ पे ये रुक जाता है P1 के ऊपर, आगे मजीद सप्लाई कम नहीं होती तो हम कहेंगे ये इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन कब होगा, जब ये कर्व आगे फिर शिफ्ट करता है, ठीक है। दिस वन कंटिन्यू, ये प्रोसेस रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, फिर हम कहेंगे कि यस इट इज इन्फ्लेशन। अब ये हो क्या रहा है, अब आगे शिफ्ट कर गया, प्राइस और कम बढ़ गई, प्राइस और बढ़ गई और इधर से प्राइस बढ़ रही है और इधर से आउटपुट वो करना शुरू होगी, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस अगर ये कंटिन्यू रहेगा देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर ये यहाँ पे इस P1 पॉइंट पे रुक जाता है तो फिर ये इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन कब होगा, अगर ये बार बार एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है टुवर्ड्स लेफ्ट, AS1 से AS2 AS3 एंड सो ऑन, कीपिंग डिमांड अनचेंज। जी डिमांड को हम चेंज नहीं कर रहे। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जैसे ये जो है प्राइस जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, एग्रीगेट सप्लाई सॉरी ये सर P1 जो आपने कहा सर, ये जिधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी तो इससे क्या होगा कि मतलब आउटपुट कम हो जाएगी। आउटपुट कम हो रही है बिकॉज आप देख रहे होगे जब AS यहाँ पे था, AS था तो आउटपुट Y थी, AS1 पे चला गया तो आउटपुट Y1 हो गई, AS2 पे जाएगा तो आउटपुट और कम हो गई। अच्छा आउटपुट कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी और ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहेगा तो हम कहेंगे ये क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या है ये, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर, ये सब क्लियर है? हेलो यस सर यस सर यस सर सबको क्लियर है? आपके अलावा और कोई इसमें रेस कर लगाओ इसको। जी बच्चों मैं कह रहा हूँ मेरे अलावा तो कोई बोल भी नहीं है, तो फिर सो गए सारे? नो सर सोए नहीं है सर। अच्छा तो बताओ ये फॉन्ट क्या करो ना फिर, मुझे आपकी शक्लें तो नजर सर आ रही एक नहीं है। हाँ जो मैं आप शक्लें देख के समझ जाऊंगा ठीक है, समझ आ रही है आपको। आगे में सर बोलो। जब प्राइस इंक्रीज करती है सर, प्राइस इंक्रीज करती है तो सप्लाई भी हम इंक्रीज कर देते हैं, इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हाँ लेकिन यहाँ उल्टा हम देख रहे हैं, वहां हम पहले देखते हैं प्राइस को, हम कहते हैं प्राइस इंक्रीज करेगी तो सप्लाई इंक्रीज करेगी, वहां हम प्राइस का इफेक्ट देख रहे होते हैं सप्लाई पे। यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ हम सप्लाई का इफेक्ट देख रहे हैं प्राइस, ठीक है, इसलिए रिवर्स है। यहाँ प्राइस सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है आपको कि वहां हम देख रहे होते हैं कि प्राइस का इफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई पे, ठीक है, प्राइस इज इंडिपेंडेंट, सप्लाई इज डिपेंडेंट। यहाँ रिवर्स है, यहाँ पहले सप्लाई चेंज हो रही है, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस, यार दोनों में फर्क है, समझ आ गया? अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ हमने देखा हमने सिर्फ सप्लाई कर्व चेंज किया है, डिमांड को चेंज नहीं किया, डिमांड इज अनचेंज। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
वो क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी डिमांड चीज़ों की बढ़ना शुरू हो जाए, सप्लाई नहीं बढ़ रही, गंदम साल में उतनी उतनी आती है लेकिन उसको खाने वाले ज़्यादा हो गए, ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट्स उतने ही आएंगे लेकिन उसको खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, क्लॉथ उतना ही है प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ मोबाइल फोन उतना ही है प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, तो डिमांड बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज जब भी ये यूनिवर्सल रूल है कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत खरीदने वाले लोग आ जाएंगे, जो बेचने वाला है उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। In this case, cost of factor production remains same. Cost नहीं change हुई, but हुआ क्या कि due to increase in demand of the commodity by consumer in the market relative to the supply, ऑनर ने क्या किया, सप्लाई की डिमांड प्राइस बढ़ा दी। जब उसने देखा कि मेरी चीज ज्यादा लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए, लाइन में लगे हुए बाहर, तो उसने उसकी प्राइस बढ़ा। ठीक है, सो कीपिंग सप्लाई अनचेंज, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर? समझ आ गया सबको? अब ये डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम में आप उससे क्या लो कि बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट इस सेंस में है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो वहीं पे है आपका जहाँ पे इक्विलिब्रियम पहले था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ पे कट कर रहे हैं, और ये आपका प्राइस है, लेवल है इनिशियल, और ये आपका आउटपुट लेवल। क्लियर? अब हुआ ये कि क्योंकि डिमांड बढ़ गई, अब डिमांड क्यों बढ़ी, बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। लेट्स से कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों की वेजेस बढ़ गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर वो बढ़ा दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस वो कम कर दिए। इन सारी चीजों ने क्या किया, इन सारी चीजों ने लोगों की इनकम बढ़ा दी। इनकम बढ़ती है, आपको पता है, इनकम राइज होती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड राइज होती है। जब डिमांड राइज हुई तो हुआ ये कि आपका ये जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट कर गया, कहाँ से, फ्रॉम AD टू AD1। प्लीज इसको म्यूट करो इसको। डिमांड आपका शिफ्ट कर गया फ्रॉम AD टू AD1, ठीक है, और इक्विलिब्रियम आपका बन गया एट पॉइंट दिस, इक्विलिब्रियम आपका इस पॉइंट पे बन गया। अब ये क्या शो कर रहा है, फैक्ट क्या आया कि प्राइस बढ़ गई है, और प्राइस बढ़ी है तो साथ ही आउटपुट भी बढ़ी है, ठीक है, प्राइस बढ़ी है और आउटपुट भी बढ़ी है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये रुक जाता है यहाँ सिलसिला P1 के ऊपर तो ये महंगाई नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से आगे ये, प्लीज इसको और अगर ये यहाँ सिलसिला नहीं रुकता है, ये कंटिन्यू रहता है कि फिर आगे फिर और डिमांड का और फिर चेंज हो गया, ठीक है, और प्राइस बढ़ी और आउटपुट बढ़ी एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहा, तो हम कहेंगे कि दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि डिमांड ने प्राइसेस को बढ़ा दिया। क्लियर है सबको? कि भाई सबको क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर है। डिमांड और इसमें डिमांड और सप्लाई का ऑपोजिट रिलेशन दिखाया है बस। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सप्लाई कर्व चेंज नहीं हुआ, सप्लाई वही ब्लू वाला एक कर्व है, हम यहाँ पे डिमांड तो पता लग गया, लेकिन बस ऑपोजिट होगा दोनों में, बिल्कुल ऐसे ही। वहां पे क्या था, जब सप्लाई कम हुई थी तो प्राइस बढ़ी थी लेकिन आउटपुट कम हुई थी। यहाँ क्या हुआ है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है और आउटपुट भी बढ़ती है, ठीक है, ये फर्क है, आप याद रखना है इसको। क्लियर है सबको? अब आगे यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है इन दोनों में से, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, नथिंग टू आस्क? रेज कर दूं मैं कि भाई इसको रेज कर दूं? अच्छा, ये हमारे पास था इसकी टाइप सी, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश,
इसके बाद हमने जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिएगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन की बेशुमार टाइप्स हैं, कुछ हम करते हैं आर्टिकल यहाँ पे है। सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है माइल्ड इन्फ्लेशन, बहुत थोड़ा इन्फ्लेशन, और ये आमतौर पे 3% से कम होता है, 3% या उससे लेस। इसका मतलब क्या है कि अगर मुल्क में प्राइसेस 3% या उससे कम बढ़ रही हैं तो वो कहेंगे क्रीप। क्रीप का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता मूव करना, जैसे बच्चा मूव करता है पेट के बाद, तो दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन याद रखिएगा, ये आपके ब्लड प्रेशर की तरह बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली बेनिफिट्स द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो है ये इससे एक्सपेक्टेशन बनती है प्रोड्यूसर की कि जी प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो और चीजें प्रोड्यूस करेगा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये इतना इन्फ्लेशन जो है वो हर हाल में होना चाहिए, 2%, 3% या 4% भी कह सकते हैं आप, ठीक है, बट नॉट मोर देन दिस। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कब? जब इन्फ्लेशन आपका 3% से कम हो या 3% तक भी काबिल बर्दाश्त है, तो दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दैट इज कॉल्ड, ये बच्चे किसी ने पिक्चर इसलिए बनाई है, यहाँ मैंने लगाई हुई है आपसे पता हो जाए आपको कि बच्चा जब स्टार्ट में मूव करता है तो वो पेट के बल मूव करता है तो उसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, तो वो और वो किसी को इफेक्ट भी नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी को, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, अब बच्चे के मूवमेंट, अब वो उसने चलना शुरू कर दिया है, अब वो थोड़ा सा खतरनाक इस तरह से होगा कि अब जो चीज के पास आएगी वो तोड़ देगा, वो नुकसान पहुंचाएगा अपने आप को भी दूसरों को पहुंचा सकता है। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर इन्फ्लेशन रेट आपका 3% से 10% तक चला गया, सिंगल डिजिट अप टू 9%, ठीक है, अप टू 9% अगर आपका इन्फ्लेशन रेट चला गया तो ये जिसको कहेंगे हम दैट इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन। दैट इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब 9% तक अभी खतरा है, शुरू हुआ है लेकिन अभी इतना खतरनाक नहीं हुआ है। अब सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। पीपल स्टार्ट टू बाय मोर गुड्स देन दे नीड, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद अब कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं तो ये शायद और महंगाई होती जाएगी, तो फिर वो इस डर से वो चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं ज्यादा, लेकिन उससे होता क्या है, उससे और महंगी हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब आपका इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट 2% से ज्यादा, तो 3 से लेके 9 तक। उसके बाद आ गया आता है दैट इज अप स्पीड, थोड़ा और स्पीड, गैल्पिंग इन्फ्लेशन। गैल्पिंग मतलब आप बच्चा पहले चलना शुरू हुआ, आप बच्चा भागना शुरू हो गया, तो अब सिचुएशन खतरनाक हो गई और ज्यादा। और अब सिचुएशन अब ये है कि अब आपका इन्फ्लेशन 10% से लेके 50% तक, मतलब 10 से अब डबल डिजिट में चला गया। पहले सिंगल डिजिट था 9 तक, अब 9 से 10 में चला गया और उससे ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। अब सिचुएशन ये है कि अब आपके जो पैसे की वैल्यू कम हो गई है, पैसे ज्यादा आपके पास लेकिन उससे खरीद कम रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, बिकॉज इन्वेस्टर की का एतमाद नहीं रहा इकोनॉमी के ऊपर, कभी प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या होगा। गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रही है, जैसे आपको पता ही है पिछली हमारी गवर्नमेंट है इमरान खान की पीटीआई, जब 1 साल तक यही था, लोग कहते थे इतनी महंगाई हो गई है, इसके वैसे ही आई है, तो ये गवर्नमेंट फेल हो गई है और ये बुरा हो गया और इतनी चीजें महंगी हो गई हैं। तो ये इससे मतलब गवर्नमेंट को भी बड़ा इसका नुकसान होता है, पॉलिटिकली बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि हर पुलिस को चीज से की महंगाई की सारी वजह ही गवर्नमेंट है, कुछ नहीं करे, कंट्रोल नहीं करे। सो दैट इज गैल्पिंग इन्फ्लेशन, 10% से लेके मे बी अप टू 50 एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मतलब इंक्रीज करना चाहिए। अब ये गाड़ी क्या नाम दौड़ना शुरू हो गई। इसके बाद है दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर का मतलब आपको पता है हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत। अब सिचुएशन जो है वो आपकी प्राइस है स्काई रॉकेटिंग, मतलब रॉकेट की तरह जा रही है 50% या उससे ज्यादा मंथली। अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन अभी तक बहुत कम हुई है, लेकिन अभी इस वक्त तक ये जर्मनी और जिम्बाब्वे में, जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और जिम्बाब्वे में, जी अब्दुल मनान फॉलो, हेलो, पूछना आपने कुछ? नो सर। अच्छा, तो ये 50 जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये तकरीबन
2300% तक प्राइसेस बढ़ गई। मतलब जो चीज 1 रुपए की थी वो 2300 रुपए तक की हो गई। और इस तरह जिम्बाब्वे में 2000 में ही अच्छी खासी प्राइसेस बढ़ गई थी। ये हाइपर का मतलब होता है कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, बस आप दाल का सब कभी डैमेज होने वाला। सो दे दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? पूछना कुछ? एनीथिंग टू जी आस्क? सर। हाँ जी बोलो जी, पूछना है तो बोलो। करो, क्लियर हो गया। हो गया क्लियर? अच्छा, अब आगे उसके बाद है स्टैगफ्लेशन। ये मैंने अभी आपको बताया। तो क्या था स्टैगफ्लेशन? हाँ जी बता सकते हो? अभी मैंने बताया आपको शुरू में, तो बताइएगा व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। जब मैंने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बताया तो मैंने स्टैगफ्लेशन बताया आपको। क्या होता है ये? सर ये अगेन, आपने शायद मेरा, अगर कॉस्ट पुश से रिलेट कर रहे हैं तो हाँ हाँ बिल्कुल। जाहिर बात है कि अगर कोई आपकी प्राइसेस ज्यादा यानी हो जाएंगी हाँ तो हाँ लोगों के पास जो है खरीदने की, कंज्यूमर जो है कंज्यूम नहीं कर पाएगा अपनी चीजों को। तो वो अगर प्राइसेस इंक्रीज करते हैं और कंज्यूमर तक वो चीजें नहीं पहुंचती, यानी कंज्यूमर की खरीद से बाहर हो जाती हैं, तो वो इन्फ्लेशन में चला जाएगा। सही है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई है स्टैगफ्लेशन के अंदर, बता सकता कोई और? कुछ मैंने बताया कि अगर प्राइस भी बढ़े और साथ एक और चीज इंक्रीज करे तो दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। एनीवन? मैं अनएम्प्लॉयमेंट। जी वेरी गुड। कि प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट अगर दोनों इंक्रीज करें साइड बाय साइड, ये आपको नजर भी आ रहा लिखा होगा, व्हेन बोथ price level and unemployment increases side by side। जब प्राइसेस भी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज कर रही हो तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई। स्टैगफ्लेशन। ठीक है, सप्लाई कम हो रही है ना, मतलब प्राइसेस बढ़ी है, आउटपुट कम हुई है। जब आउटपुट कम होती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जब दोनों चीजें साइड बाय साइड इंक्रीज कर रही होती हैं तो वो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। मतलब ये बहुत बुरी सिचुएशन होती है कि महंगाई भी हो रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। महंगाई बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो काबिल बर्दाश्त है, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के केस में हमने देखा। लेकिन महंगाई बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये फिर गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरनाक होगी। इसके बाद है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर आपको पता है अक्सर फूड आइटम्स की प्राइसेस जो फ्लक्चुएट कर रही होती है। कोर इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मेजर्स राइजिंग प्राइसेस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। फूड और एनर्जी के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं अगर उनकी प्राइसेस अगर बढ़ रही हो तो दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन के अलावा या और एनर्जी के अलावा बाकी जो जितनी भी चीजें हमारे कंजप्शन में आती हैं उनकी प्राइस का बढ़ने को हम कहेंगे दैट इज कोर इन्फ्लेशन। दैट इज कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब क्योंकि आपको पता है बिजली की प्राइसेस हर महीने या 2 महीने बाद चेंज होती रहती हैं और फूड की प्राइसेस डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती हैं। तो इन दोनों के अलावा अगर बाकी चीजों की प्राइसेस में अगर कमी या इजाफा होता है दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एगफ्लेशन। एगफ्लेशन क्या होता है? एग जैसे ये निकला है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन। कि एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइसेस अगर बढ़ रही हो, कंटिन्यूसली राइज करती जाए, दैट इज कॉल्ड एगफ्लेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स आमतौर पर फूड आइटम्स ही होती हैं। तो prices of rising food prices caused by increased demand for agricultural commodities is called agflation। तो फूड की प्राइसेस जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज की डिमांड से अगर बढ़ती हैं तो दैट इज कॉल्ड एग। अब याद रख सकते हो एजी फॉर एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं उसे। Agflation or agriculture price inflation means a rise in price of agricultural commodities leading to a broader inflation pressure. There are, and the last one is wage inflation. Wage inflation क्या होता है? जैसे नाम से आया हुआ है वेजेस का इन्फ्लेशन, कि जब वर्कर्स डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ। ठीक है, तो जब वर्कर्स डिमांड करेंगे तो क्योंकि क्यों डिमांड कर रहे हैं? बिकॉज वो समझ रहे हैं कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है, उनके जो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनकी महंगाई से ने उनको परेशान कर दिया है। तो वो लेबर यूनियंस प्रेशर डालेंगी
वो कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें बोनस दो, हमें, ठीक है, टाइम हमारा, हमें हमारी वेजेस बढ़ाओ, ज़्यादा पैसे दो हमें। उससे क्या होगा? उससे होगा जब उनकी सैलरीज बढ़ जाएंगी तो वो और ज़्यादा डिमांड करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उससे प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। सो हम कहते हैं हायर वेजेस से डिमांड को इन्फ्लेशन भी आ गया और कॉस्ट भी आ गया। डिमांड इसलिए आया कि ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, और कॉस्ट इसलिए आया क्योंकि जब ज़्यादा वेजेस हो जाएगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। So that is called wage inflation. ये clear है यहाँ तक सबको? जी बच्चों, anything to ask? सबको clear है? कुछ पूछना आप लोगों ने? साथ मलाइका, सर्कुलर क्लियर है सर। मलिक शाह ज़ेब, यस सर। सबको समझ आ गया? चलो हमारे पास वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, सो इसको एक बार रिवाइज करो एक बार, फिर मैं स्टूडेंट करता हूँ, आंसर देता हूँ। सो होपफुली आपको क्लियर होगा वो सारा। ओके देन, ओके, अल्लाह।